बट स्टिल हमें ज़्यादा इनसे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। जितना ये कह रहे हैं, इतना भी कर देंगे तो कम से कम बैंक बहुत अच्छे पेस के साथ में ग्रो करेगा। आप खुद देखो यहाँ पे कहीं जो बैंक 2200 करोड़ का प्रॉफ़िट कर रहा है, वो 12,000 करोड़ पे अगर प्रॉफ़िट 13,000 करोड़ पे प्रॉफ़िट अगले 5 साल में करेगा। तो 6 टाइम्स अगर बैंक ग्रो करेगा, तो आपका खुद का स्टॉक प्राइस कैसे ग्रो करेगा, आप समझदार हो, उस पे मैं कुछ कह नहीं सकता। ये हाँ एवरीवन, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी पॉपुलर बैंक है, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर रहेगा। मोस्टली लोगों का क्वेश्चन मेरे पास में यही है कि स्टॉक जो है देखो काफ़ी हद तक जो है चल चुका है, यहाँ से 53 के लेवल से इसने एक 100 तक का लेवल टच किया। अभी अच्छे कंसोलिडेशन के अंदर एक करेक्शन आया इसके अंदर और यहाँ कहीं पे एक अच्छा इसमें कंसोलिडेशन और सपोर्ट नज़र आता है 80 रुपीज़ के लेवल पे। तो क्या यहाँ पे खरीद सकते हैं? आगे आने वाले साल इस बैंक के लिए कैसे होने वाले हैं? मैनेजमेंट की क्या इसमें गाइडेंस है? ये सब इन्होंने यहाँ पे पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने पढ़ ली है। मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगा। ये इनकी प्रेजेंटेशन वगैरह है। तो वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं होगी, ठीक है? तो क्विकली वीडियो को शुरू करते हैं और पहले ये देखते हैं कि बैंक ने पिछले 5 साल के अंदर क्या अचीव किया? क्योंकि देखो 5 साल की बात इसीलिए करेंगे, इन्होंने 5 साल पहले अपनी एक गाइडेंस दी थी और इन्होंने बताया था कि ये किस तरीके से आगे किस-किस चीज़ों पे काम करेंगे अपनी लोन बुक वगैरह पे और वो 5 साल इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले की कहानी में मैं आपको ज़्यादा लेकर के नहीं जाऊँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा आपका, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ को जा कर के क्योंकि उस समय पे देखो इनका कैपिटल फर्स्ट के साथ में एक मर्जर हुआ था। कैपिटल फर्स्ट एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन था, ठीक है? और जो आईडीएफसी लिमिटेड था, उसके अंदर काफ़ी सारे इंफ्रा लोन्स वगैरह थे, वो इनको राइट ऑफ वगैरह कर रहे थे। राइट ऑफ मतलब कि धीरे-धीरे करके उनसे पैसा लेते जाना था और उन लोन्स को आगे कंटिन्यू नहीं करना था किसी और कस्टमर के साथ। तो ये इनकी पूरी हिस्ट्री है, इसको ज़्यादा समझने के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सिर्फ़ ये समझना है कि बैंक ने पिछले 5 साल में क्या अच्छा काम किया हैगा बस। और अगर हमें ये समझ आ गया तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आने वाले 5 साल में बैंक जो कह रहा है क्या वो कर पाएगा? तो देखो इन्होंने क्या किया, जो इनके कस्टमर के डिपॉज़िट्स हैं, वो 4.5x ग्रोथ इन्होंने करी हैगी पिछले 5 सालों के अंदर, जो कि बहुत सॉलिड ग्रोथ है। कस्टमर के डिपॉज़िट मतलब 39,000 करोड़ से बढ़ा करके 1,76,000 पे बैंक लेकर के आएगा। इनकी ब्रांचेज़ 206 जो थी वो 4.4x बढ़ गई हैंगी, कितनी 897 हो गई है। लोन के एसेट्स जो थे इनके वो 1 लाख से बढ़ा करके इन्होंने कितने करेंगे सिर्फ़ 1,89,000 यहाँ ज़्यादा ग्रोथ नहीं दी है। यहाँ ज़्यादा बैंक ने ग्रोथ इसीलिए नहीं दी है क्योंकि जब ये बैंक बना था उस टाइम पर इनकी जो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट्स का जो पैसा था वो सिर्फ 8.93% था पूरे बैंक के सेविंग्स के अंदर, ठीक है? बहुत ही कम था। तो इसी और बाकी का जो पैसा जो उन्होंने लोन में दे रखा था वो सब इनका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ था। वो महँगा पैसा था, तो इसलिए बैंक को वो सारा पे ऑफ करना था। अपने खुद के लोन्स को जो है कम देना था ताकि ये सेविंग्स बढ़ा सके अपनी। अपनी कासा बुक को इंक्रीज़ करना था। कासा बुक को इंक्रीज़ क्यों करता है बैंक? बैंक अपनी करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट्स बुक को इसीलिए इंक्रीज़ करता है क्योंकि उसपे इनको ज़्यादा ब्याज नहीं देना पड़ता। आप देखो बैंक ने यहाँ पे जो इनकी 5x इंप्रूवमेंट दिखाई है कासा रेशियो में 8.7% से बढ़ा करके 46.8% कर दिया है, लेकिन लोन को सिर्फ 1.8x से बढ़ाया है। वो क्लियरली ये डिफरेंस आपको इसमें और इसमें इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि बैंक को ये इंक्रीज़ करने की ज़रूरत थी। अगर ये इसको इंक्रीज़ नहीं करते तो अगर एनपीएस होने लगते तो बैंक कहीं न कहीं आप समझो रन डाउन हो जाता। रन डाउन से मतलब इनके पास में पैसा ही नहीं होता। एनपीएस बढ़ जाते, लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता, ठीक है? तो इन्होंने फिर धीरे-धीरे करके जो है अपने इंफ्रा लोन्स वगैरह को खत्म किया। अभी उसका नंबर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ। इसमें यहाँ पे देखो उन्होंने बता रखा है, इन्होंने अपने इंफ्रा एक्सपोज़र को घटा करके 21,000 से घटाते-घटाते ये 2900 करोड़ पे लेकर के आ गए हैं। ठीक है? कासा बुक इंक्रीज़ हो रही है, वो हमने देख लिया, प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की बढ़ रही है। तो नेट-नेट कहने का मतलब ये है बैंक काफ़ी स्मार्टली चलता है पीछे से और जो इनकी देखो आरओई है, आरओई बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी है कि 6.2x आरओई बढ़ी है मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 1.72% से बढ़ा के 10.67 पे आ गई है और आगे बैंक इसको और इम्प्रूव करने की बात कर रहा है, ठीक है? अब बात करते हैं इनके आगे की क्योंकि जो गाइडेंस है वो आने वाले 5 सालों की है और हम इनके रिजल्ट पे भी आएँगे। रिजल्ट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है समझना, क्यों? क्योंकि हमें स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से समझना है, ठीक है? तो पीछे की परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे देखो हर एक जो पैरामीटर है बैंक अच्छे से अचीव कर रहा है। आने वाले 5 सालों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखो बैंक ने जो है पुरानी जितनी भी गाइडेंस थी उनको एक्सीड किया हैगा या उनको मीट कर लिया हैगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ हैगी। अब आने वाले 5 सालों के अंदर बैंक का फोकस देखो किस चीज़ पर आ रहा हैगा कि बैंक जो ब्रांचेज़ हैं इनकी जो कि 2018 में 206 थी, 2023 में 897 हो गई, 2029 तक ये 1700 से लेके 1800 कर देंगे, जो कि बहुत एक सॉलिड नंबर है मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट डबल कर देंगे अपनी ब्रांचेज़ को नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। कस्टमर डिपॉज़िट्स 38,000 से बढ़ा करके 1,76,000 इनके हो गए हैंगे। उसको ये आगे 5,85,000 तक कर देंगे। 42% मतलब कि ग्रोथ रेट के साथ चलेंगे ये और 5 ईयर में आप देख सकते हो 24% के हिसाब से। कासा डिपॉज़िट्स जो हैं आप देख लो अभी इनके पास 85 के हैं, पहले 5 से इन्होंने शुरू किया था, अब 2,85,000 2,85,000 तक लेके जाएँगे। टर्म डिपॉज़िट्स 33 और उसको यहाँ पे 90,000 फिर 3 लाख तक लेके जाएँगे। टर्म डिपॉज़िट मतलब कि जैसे एफडी वगैरह कराते हो आप लोग,
वो उसको टर्म डिपॉजिट्स कहते हैं और कासा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट मैंने आपको बता ही दिया। लोन्स एंड एडवांसेस जो ये देंगे, कैसे करके देंगे? पहले इनके पास 1 लाख तक के लोन दे रखे थे, फिर 1,89,000 तक हो गया, अब 5 लाख तक लेके जाएँगे और अभी जो लोन की ग्रोथ ये दिखा रहे हैं यहाँ पे 20% सीएजीआर से आगे ग्रो करेंगे। टोटल एसेट्स आपके सामने है 159 और 270 और फिर 7 लाख तक लेकर के जाएँगे। तो देखो नेट-नेट समझने वाली चीज़ ये है, बैंक जो आगे की ग्रोथ की जो गाइडेंस दे रहा है, वो काफ़ी एक अच्छे नंबर के साथ दे रहा है, 24-20% के बीच में कहीं न कहीं ये लोग दे रहेंगे। मेरे अकॉर्डिंगली इट्स अ डिसेंट ग्रोथ, बैंक बहुत अग्रेसिव बात नहीं कर रहा है, मुझे पता है ये अग्रेसिव यहाँ पे कर सकते हैंगे और शायद करेंगे भी, ये मेरे ख्याल से कंज़र्वेटिवली बैंक बोल रहा होगा इस तरीके से, क्योंकि अगर ये बहुत ही अग्रेसिव नंबर्स देंगे तो उसको अचीव करने के लिए इनको मार्केट को कई बारी जो है ना, जो इनके सर्कमस्टेंसेस होंगे उसको बीट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पीछे कोविड आ गया था, इन्होंने वहाँ काफ़ी अच्छे से मैनेज किया, अपने लोन्स वगैरह को मैनेज किया और उस वहाँ से ये निकल कर के आ गए। अभी रेट हाई चल रहा है, बैंक ने क्या किया, पहले ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने आपके पास में अगर बैंक अकाउंट है, आप लोगों को ज़रूर पता होगा जिनके पुराने बैंक अकाउंट्स हैं इनके साथ में, अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया कि हम आपको सेविंग्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। लेकिन बाद में इन्होंने धीरे-धीरे करके जब कस्टमर आता गया, तो इन्होंने मार्केट के हिसाब से जो इंटरेस्ट है उसको कहीं न कहीं सिंक कर दिया, जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा था, सेविंग्स अकाउंट्स वगैरह पे या और एफडी पे। तो उसी चीज़ों को ये लोग आगे जाकर के कहीं न कहीं देखो कॉपी करेंगे। अभी इनकी जो गाइडेंस है बहुत कंज़र्वेटिव और मॉडरेट नज़र आ रही है। अगर आप इनके जीएनपीए में बहुत फ़ोकस रहता है मेरा किसी भी एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, क्योंकि जो जीएनपीएज़ होते हैं ना, वो बैंक के प्रॉफिट को खा जाते हैं। अगर प्रॉफिट आपका आ रहा है, लेकिन आपके कहीं न कहीं जीएनपीए बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप बहुत अग्रेसिव लोन्स वगैरह देते हो ना, अग्रेसिव लोन देने में देखो लोन लेने वाले लोग तो बहुत बैठे हैं। पैसा किस-किस को नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए। आप टियर 2, टियर 3, टियर 1 किसी भी सिटी में चले जाओ, किसी भी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन को आप फ़ोन कर लो, हर किसी को चाहिए भाई लोन सस्ता दे रहे हो, हाँ, दे दो। लोन तो कोई ले लेगा लेकिन वापस भी तो करना पड़ता है। तो वापस करने के एंगल से बैंक काफ़ी स्मार्टली देखो यहाँ पे अपनी जीएनपीएस को मैनेज कर रहा है। तो इनकी जो देखो नंबर्स आ रहे हैं अभी 31 दिसंबर तक वो 2% पे है इनका ग्रॉस, और जो नेट है वो 0.68 पर है। बैंक उसको लेकर के जाएगा 0.4 पे और यहाँ पे ग्रॉस 1.5% पे। अब 0.4% पे नेट एनपीए लेकर के आना, दिस क्लियरली मीन्स कि बैंक जो है अपनी रिटेल बुक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। रिटेल बुक को इसीलिए बढ़ाएगा क्योंकि रिटेल बुक के अंदर जो एक डिफ़ॉल्ट के चांसेस होते हैं, पहली बात तो कम होते हैं। उसके अंदर आपका एक कंट्रोल अच्छा होता है, बहुत बड़ा पैसा उन्हें नहीं देते हो, ठीक है? क्योंकि एक कॉर्पोरेट लोन अगर आप 500 करोड़ का कर रहे हो, तो 500 करोड़ रिटेलर को अगर आपको देना है, तो उसके अंदर आपको कितने कस्टमर लग जाएँगे? आप ये समझो ना, कम से कम 1000 कस्टमर को आप 500 करोड़ का लोन दे पाओगे, तो 1000 कस्टमर में सारे थोड़ी डिफ़ॉल्ट कर देंगे। लेकिन अगर एक कॉर्पोरेट लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, तो वो पूरी बैंक की स्टोरी को बिगाड़ देता है। तो इसीलिए जो बैंक का फ़ोकस है वो रिटेल कस्टमर्स की तरफ है, कॉर्पोरेट की तरफ और इंफ्रा या इनकी तरफ नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी आपके सामने ही है। देखो प्रॉफिटेबिलिटी जो है पूरी इस मैथ्स के ऊपर चलेगी टॉप टू डाउन लेकर के, ठीक है? जिसको हम बॉटम लाइन कहते हैं। तो प्रॉफिट यहाँ पे देखो कहीं ये माइनस में थे, फिर अभी 2200 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर आ रहे हैं ये लोग और फिर ये आगे 12 से 13,000 करोड़ तक का प्रॉफिट एस्टीमेट लगा रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में, मतलब FY 29 2029 तक। और आरओए को लेके जाएँगे 2% पे। अभी इनका करंट आरओए कितना है 1.1 समथिंग के आसपास आएगा। देखो यहाँ पे 1.16% पे इनका आरओए आएगा और रिटर्न ऑन एसेट्स अगर 2% तक जा रहा है, तो अगर आप और बड़े बैंक्स का आरओए देखोगे तो वो और भी ज़्यादा है। मुझे लगता है ये शायद इम्प्रूव ही करेंगे आरओए के अंदर भी आगे जाकर के। बट स्टिल हमें ज़्यादा इनसे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। जितना ये कह रहे हैं इतना भी कर देंगे तो कम से कम बैंक बहुत अच्छे पेस के साथ में ग्रो करेगा। आप खुद देखो यहाँ पे कहीं जो बैंक 2200 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, वो 12,000 करोड़ पे अगर प्रॉफिट 13,000 करोड़ पे प्रॉफिट अगले 5 साल में करेगा। तो डिवाइड करके देखो कितना बनता है ना? लगभग 6-7 टाइम्स ये बन जाता है। तो 6 टाइम्स अगर बैंक ग्रो करेगा, तो आपका खुद का स्टॉक प्राइस कैसे ग्रो करेगा, आप समझदार हो, उस पे मैं कुछ कह नहीं सकता। ये प्रेज़ेंटेशन खुद बता रही है आपको कि किस तरीके से आगे हो सकता हैगा। क्योंकि देखो यहाँ पे आरओए बैंक डबल कर देगा 1.2 से लगभग 2% या 2.2 तक भी चला जाए, 2.4 तक भी चला जाए, वो आगे के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली। आरओई आप देख सकते हो 10% से बढ़ा के 17-18% तक। और 17-18% यहाँ पे भी इसलिए बोला क्योंकि 17-18% एक बहुत सॉलिड नंबर है किसी भी बैंक के लिए आरओई करना। तो ये इनकी आने वाले 5 साल की गाइडेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मिस्टर वैद्यनाथन ने पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल में शुरुआत ही यहाँ से करी हैगी। अगर आप इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में दिखाऊँ तो सारी कॉन्फ्रेंस कॉल में देखो उन्होंने यहाँ से पूरी बात करते चले गए हैं ये और पूरा डिस्कशन इसके ऊपर ही इन्होंने किया हैगा कि किस तरीके से ये अपनी लोन बुक को इंक्रीज़ करेंगे। लोन बुक बहुत अग्रेसिव इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, जबकि मेरे अकॉर्डिंगली इनको बहुत अग्रेसिव इंक्रीज़ कर सकते हैं ये लोग। वो इसीलिए क्योंकि इनके कासा डिपॉज़िट्स आप देख रहे हो कहाँ पर आ रहे हैं, 2,85,000 पे आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली बैंक अगर लोन एडवांसेस सिर्फ 5 लाख तक दे रहा है, इसका मतलब बहुत कम दे रहा है। क्योंकि बैंक ऑफ कोर्स देखो कस्टमर का पैसा तो यूज़ करता ही करता है। बैंक के पास में कुछ बाहर का पैसा भी होता है जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह का होता है ना? कुछ टर्म डिपॉज़िट्स वगैरह भी होते हैं। तो नेट-नेट कहने का मतलब ये है कि बैंक इसको अग्रेसिवली ग्रो कर सकता है, अगर ये आगे अपनी गाइडेंस को थोड़ा-सा और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ऊपर-नीचे करेंगे। लेकिन अगर ये बहुत मॉडरेटली जाएँगे तो ये इसको कहीं न कहीं इसको मीट कर पाएँगे। बाकी इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर पॉइंट्स देखो यही सब है कि बैंक बहुत ही तरीके से चलेगा, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होगा,
ठीक है? सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली चलेंगे, क्वालिटी पीपल को ये लोग लोन देंगे, हर किसी को लोन नहीं देंगे। इनका कार्ड का बिज़नेस है, इनको अपने कार्ड के बिज़नेस पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस है, अपने क्रेडिट कार्ड्स को ये लोग अपने कस्टमर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे करके वो आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे करके उसका जो बॉटम लाइन के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है? तो कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर कोई इतने ज़्यादा पॉइंट्स है नहीं, वो सारी डिस्कशन इनके 2.0 की है, सारे क्वेश्चन्स इनके 2.0 के हैं, सब घुमा-फिरा करके पूछा गया है, किस तरीके से एनपीएस घटाए जाएँगे, किस तरीके से क्या होगा। नटशेल में यही है, फोकस रिटेल लोन्स के ऊपर ज़्यादा आएगा। और अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स जानने हैं, देखो ये इनका बैंक एट ग्लांस है 2023 में क्या चल रहा है, आप इसको पॉज़ करके देख सकते हो, ठीक है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब ये होता है कि आपने अपने रिस्की वेटेज एसेट्स के अगेंस्ट अपना खुद का पैसा कितना रखा, आपकी खुद की कैपिटल कितनी है। आरबीआई कहता है 9% की होनी चाहिए, ये बैंक 16.73 16.73% पे चल रहा है। दिस मीन्स ये आरबीआई गाइडलाइन से काफ़ी ऊपर की तरफ चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ देखो बैंक अब आगे जाके ग्रो कैसे करेगा और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पे इन्होंने आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ एक स्लाइड यहाँ पे दे रखी है। वो ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो मार्केट का है ना अभी 0.92% है। मार्केट मतलब पूरी इंडिया के अंदर अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो एक शेयर है वो सिर्फ 0.92% है। और यहाँ पे देखो इंडस्ट्री के पास में देखो कितना बड़ा चंक हैगा, ठीक है? तो यहाँ से ग्रो करना और धीरे-धीरे करके इस रेड डॉट को बड़ा करना अपने डिपॉज़िट्स के अंदर देखो क्योंकि बैंक के लिए सब कुछ डिपॉज़िट ही होता है। डिपॉज़िट है तो बैंक आगे लोन देगा, डिपॉज़िट नहीं है तो बैंक क्या देगा? बैंक बाहर से पैसा उठाएगा तो उसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट जाएगा। ठीक है? तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है इनके पास में। मार्केट अपॉर्च्युनिटी का रिटेल एसएमई लोन्स की देखोगे तो अभी देखो 2000 हम कहीं 24 के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं। 16% सीएजीआर की ग्रोथ आगे उम्मीद लगाई जा रही है, उसके बाद देखो ये सीएजीआर बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2029 तक भी देखें 16% से अगर मार्केट में डिमांड बढ़ती है इन लोन्स की, तो आईडीएफसी के पास एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। ठीक है, वही चीज़ उन्होंने देखो यहाँ पे सेम तरीके से समझा रखी है कि और ये इनका देखो बैंक के जो पूरे प्रोडक्ट्स हैं वो आपको समझने ज़रूरी हैं। तो और कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए इसमें है नहीं, यही सारी चीज़ें आएँगी। मेन चीज़ जो है नेक्स्ट 5 इयर्स की गाइडेंस हैगी। करंट आपने देखा ही हुआ है, करंट में बैंक जो है अच्छा प्रॉफिटेबल दिख रहेगा। हमने वहाँ पे इनकी ग्रोथ देखी है, काफ़ी सॉलिड आ रही हैगी। प्रॉफिटेबल है यहाँ पे नेट प्रॉफिट 732 करोड़ का उन्होंने कर रखा हैगा। बैलेंस शीट देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स देखो बोरिंग्स आपको यहाँ नज़र आएँगी। बोरिंग्स जो हैं इनकी ब्रेड एंड बटर होती है, बिना बोरिंग से कोई भी बैंक देखो चल नहीं सकता, तो वो यहाँ पे रहेगी। कैश एंड वर्किंग कैपिटल इनकी ब्रांचेस वगैरह ओपन हो रही है। इन्होंने देख लिया ये अपनी 5 ईयर्स के अंदर अपनी ब्रांचेस को शायद डबल कर देंगे। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे इन्वेस्टर्स के लिए 37% स्टेक प्रमोटर्स का है। एफआईडीआई की अच्छी कन्विक्शन है, 30% का टोटल स्टेक है एफआईडीआई के पास में। गवर्नमेंट के पास 3.72% का स्टेक है, पब्लिक के पास 27.90% का स्टेक है, जिसमें से आई थिंक इनके पास में बड़ा चंक था, इन्होंने शायद सेल आउट कर दिया, शायद 1% से कम हो गया होगा। नेट-नेट अगर इसके टेक्निकल्स देखोगे आप तो मेरे अकॉर्डिंगली बैंक बिल्कुल सही अच्छे उसमें ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस टू बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.12 का इसका प्राइस टू बुक है और प्राइस टू बुक कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ अपने 2 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक पे ये अभी चल रहा है। मेरे अकॉर्डिंगली जैसे-जैसे करके ग्रो करेगा, अगर 2 टाइम्स पर भी रहा और अगर आपको लोन बुक की ग्रोथ इनकी होती गई, इनके प्रॉफिट्स अगर ग्रो होते गए, ठीक है? तो प्राइस टू बुक डेफिनिटली जैसे-जैसे करके इनकी बुक्स इंप्रूव होंगी। बुक्स इंप्रूव कैसे होगी? जब इंफ्रा लोन्स इनके राइट ऑफ होंगे, जो खराब लोन्स हैं जब वो राइट ऑफ होंगे, एनपीएस घटेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑटोमैटिकली प्राइस टू बुक मार्केट इसको बेटर देगा, मार्केट इसको ज़्यादा वैल्यू करेगा। और डेफिनिटली जो इनकी जैसे मैंने बताया ये 17-18% तक आरओई कर देंगे, तो अगर ये ग्रोथ होगा तो स्टॉक प्राइस में आपको वो इंप्रूवमेंट नज़र आएँगी। ठीक है, मैं आपको ये फोरकास्ट तो नहीं दे सकता क्योंकि देखो ये सब समझने के बाद ना हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि किस तरीके का प्राइस हो सकता है, लेकिन वो चीज़ मैं आपको नहीं बोलूँगा। बिकॉज़ वो फिर आई थिंक एक मिसलीड करने वाली बात भी हो जाएगी। मैं आपको एक नंबर कैलकुलेट करके दे दूँ, आप उस भाव के लिए खरीद लो, कल को अगर वो भाव नहीं आया तो आप मिसलीड हो जाओगे उसके अंदर, तो वो चीज़ मैं आपको नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ़ आपको ये बोलूँगा, स्टॉक एक डिसेंट सपोर्ट के ऊपर है, इससे नीचे आने की उम्मीद मुझे नहीं लगता किसी को करनी चाहिए क्योंकि अब रेट कट होने वाला है। रेट कट होगा तो स्टॉक इससे नीचे तो नहीं आएगा, ठीक है? अनलेस एंड अंटिल कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, कोई ब्लैक स्वान इवेंट कोविड की तरह फिर से कुछ हो जाए, कोई और चीज़ हो जाए, कोई बड़ा लोन डिफ़ॉल्ट इनका हो जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक प्राइस ने बना लिया हैगा। अपने प्राइस टू बुक 2 के आस-पास में कहीं पर हैगा ये। किसी को खरीदना है तो आप यहीं पे खरीद सकते हो, तो मेरी तरफ से कोई भी आप लोगों को एनकरेजमेंट नहीं है, नहीं खरीदना है आपकी मर्ज़ी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र आप लोग डिस्कस कर लो। आप अगर लेवल्स जानना चाहते हो तो ये लेवल काफ़ी अच्छा है इसका लगभग 80 प्राइस जो भी चल रहा है प्राइस ये जो अपना 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे-नीचे का जो प्राइस है ना ये 84 से नीचे-नीचे का जो प्राइस है, ये अच्छा लेवल है, किसी को खरीदना है आप यहाँ खरीद सकते हो। जिसने नीचे खरीदा है मुझे नहीं लगता आप लोगों को बेचना चाहिए। आप लोगों को इसको नेक्स्ट 3, 4, 5 ईयर्स तक राइड करना चाहिए, आराम से आप प्रॉफिट में बैठे हुए हो, प्रॉफिट में बैठे रहो, धीरे-धीरे करके ये ग्रो करता जाएगा। रेट कट होगा, डेफिनिटली मार्केट इसको आगे इम्प्रूव करेगा क्योंकि इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बढ़ेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी में आपको और इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी ग्रेजुअली। और सारा देखो अब रेट कट के ऊपर टिका हुआ है, जैसे-जैसे रेट कट होता जाएगा सभी एनबीएफसीज़ के अंदर बैंक्स में आपको एक अच्छी रैली देखने को नज़र मिलेगी। और जिन्होंने ऊपर कहीं खरीदा हुआ है, उनको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी गलत स्टॉक के अंदर फँसे हुए हो, कोई गलत स्टॉक नहीं है ये, ठीक है? मिस्टर वैद्यनाथन की अगर आप कमेंट्री यहाँ पे पढ़ोगे, अगर आप इसकी प्रेज़ेंटेशन को खोल लोगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो कितने स्मार्ट हैं, कितनी कैलकुलेटिव तरीके से वो कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर बोलते हैंगे।
कितने कॉन्फिडेंस के साथ में वो नंबर्स को कैलकुलेट करके, बिकॉज़ जो नंबर्स उन्होंने दिए हैं, उन्होंने क्लियरली अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में ये चीज़ बोली है कि हमने बार-बार इसको रन डाउन किया है, बार-बार इसको कैलकुलेट किया है, बार-बार हमने इनके सीएफओ ने, एक और इनके एग्जीक्यूटिव हैं सीनियर, उनके साथ मिल करके इन्होंने उसको कैलिब्रेट किया है, ब्रेनस्टॉर्म किया है। तब जाकर के नंबर्स इन्होंने पब्लिकली कॉन यहाँ पे आकर के हम लोगों को दिएँगे। ठीक है? तो ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। यही सब इसके अंदर पूरा डिस्कशन हैगा। इट्स अ गुड बैंक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। शॉर्ट टर्म के लिए कोई इसमें एंटर ना हो, क्योंकि देखो बैंक है, अभी रेट कट हो सकता है, थोड़ा डिले हो जाए, कोई और चीज़ हो जाए, तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ कहीं साइडवेज चलता रहे और आप इसके अंदर एक स्विंग ट्रेड करना चाहो तो ना कर पाओ। कोई सोचे मैं ₹80 में खरीदूँगा, उसको ₹100 बेच दूँगा। प्लीज़ ऐसे काम मत करो इसके अंदर। ठीक है? खरीदना है तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो, अदरवाइज़ आप इस स्टॉक से दूर रहे और दूसरे स्विंग ट्रेड आपको स्टॉक्स मार्केट में और मिल जाएँगे, बेटर मिल जाएँगे। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो के अंदर देखो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको हेल्पफुल लगी हो ये इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपके साथ में शेयर करी है तो हेल्पफुल लिखें। आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो इन्फॉर्मेटिव लिखें। कोई चीज़ अगर आपने सीखी हो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। कोई चीज़ हमें इम्प्रूव करनी है, आपको कोई सुझाव हो वो ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएँगी। मैं आपको कुछ वीडियो सैंपल्स दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि देखो मैंने आज ही एक वीडियो बना के डाला है, हाउ टू मेक बिग मनी इन बुल रन। ठीक है? क्या आपको करना है बुल रन के अंदर, क्या नहीं करना, वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करो। आपको अगर आप मार्केट में नए हो, न्यू इन्वेस्टर्स को तो ज़रूर ये वीडियो चेक करना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किएँगे। कुछ हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है? कोई भी इसमें क्लिकबेट नहीं है, कोई भी मैं क्लिकबेट वगैरह लिखता नहीं हूँ उसके अंदर कि हाँ, अब उसमें क्लिक करो, आपको अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सब में कॉन्फ्रेंस कॉल मिलेगी, डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 6 महीने पुराना वीडियो भी देखोगे, तो भी आपको नेक्स्ट 2-3 इयर्स का व्यू उसके अंदर देखने को मिल जाएगा आराम से। ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।